हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग वृक्क के आंतरिक संरचना और वृक्क की जो संरचनात्मक एवं रचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है, वृक्क नलिका है, उसके आंतरिक संरचना और उनसे जुड़ी तमाम बातों की जानकारियां विस्तार पूर्वक ग्रहण करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए तो देखते हैं कि वृक्क की आंतरिक संरचना है ना, किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं इसका जो बाहरी फिगर वृक्क का, जरा सा उस पर चर्चा करते हैं कि अगर वृक्क बाहर से आप देखेंगे बाबू तो इस प्रकार से आपको दिखता है। अगर आंतरिक संरचना की बात करते हैं, उसका इंटरनल पार्ट को अगर देखेंगे तो इस प्रकार से दिखता है ना। और इसमें देखिए ये दो, एक धमनी दूसरा सिरा, दोनों वृक्क से जुड़ा हुआ है। एक धमनी दूसरा सिरा। धमनी से शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त इसके अंदर जाता है, जबकि सिरा से विऑक्सीजनित या अशुद्ध रक्त वृक्क के अंतर्गत जाता है। और वृक्क में बहुत सारी केशिकाएं, रक्त केशिकाओं का जाल होता है इसमें, और उसके द्वारा रक्त में जो अशुद्धि होता है, इंप्यूरिटीज होता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है, बेकार पदार्थ होता है, विषाक्त पदार्थ होता है, उसको अलग करने का काम किया जाता है, छानने का काम किया जाता है, और छान करके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है ना। तो आइए देखते हैं इसी के बारे में कि प्रत्येक वृक्क बाहर से संयोजी उत्तक, जो लाल वाला देखे थे, बाहर से संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू तथा अरेखित पेशियों से बना एक पतले कैप्सूल से ढका होता है। किससे ढका होता है? कैप्सूल से ढका होता है। जरा सा फिगर देख लेते हैं। ये जो देख रहे हैं, बाहर से संयोजी उत्तक और अरेखित पेशी उत्तक के पतले कैप्सूल से किडनी ढका होता है। ये जो लाल कलर से आपको दिखाई पड़ रहा है ना, इससे ये ढका होता है। आगे बढ़ते हैं कि प्रत्येक वृक्क में दो भाग होता है। कितना भाग होता है बाबू? दो भाग होता है। बाहरी भाग को प्रांतस्थ भाग या कॉर्टेक्स कहते हैं, और भीतरी भाग को अंतस्थ भाग या मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। प्रत्येक वृक्क का दो भाग, बाहरी भाग को प्रांतस्थ भाग या कॉर्टेक्स कहते हैं, जबकि भीतरी भाग को, है ना, भीतरी भाग को अंतस्थ भाग या मेडुला कहते हैं। दो भाग हो गया, बाहर का भाग कॉर्टेक्स, अंदर का भाग मेडुला। इसके बाद वृक्क में 15-16 पिरामिड जैसी रचनाओं का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं बाबू? वृक्क शंकु कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा वृक्क शंकु क्या है, तो वृक्क के अंदर 15-16 पिरामिड जैसी रचनाएं पाई जाती है, और उसी रचना को क्या कहते हैं? वृक्क शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वृक्क शंकु कहते हैं। और प्रत्येक वृक्क में सूक्ष्म यानी छोटा, लंबी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है, जो नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं कहलाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि प्रत्येक वृक्क में सूक्ष्म, बिल्कुल छोटा से छोटा, लंबी कुंडलित क्वाइल्ड नलिकाएं पाई जाती है, जो नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं कहलाती है। और यही वृक्क नलिकाएं
और नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। आपसे पूछेगा कि वृक्क की इकाई क्या है, तो आपको जवाब देना है वृक्क नलिका या नेफ्रॉन, है ना। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ वृक्क किडनी, है ना। तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, कारण नेफ्रॉन पर ही क्या होता है, वृक्क का रचना जो है, स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड करता है ना, और इसका फंक्शन भी निर्भर करता है। इसलिए वृक्क का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है, वृक्क नलिकाएं हैं। जिस प्रकार से एक एक ईंट जोड़ करके एक मकान तैयार कर लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक एक नेफ्रॉन, एक एक वृक्क नलिका मिल करके क्या बनाता है बाबू, वृक्क का निर्माण करता है, किडनी का निर्माण करता है। आइए अब हम लोग ये वृक्क की संरचना को देखा कि इसी का बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। इसका जो बाहरी भाग है वो कॉर्टेक्स कहलाता है। प्रांतस्थ भाग जिसको बोलते हैं, प्रांतस्थ भाग, और अंदर का जो है उसको अंतस्थ भाग कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, अंतस्थ भाग, मेडुला। क्या कहलाता है, मेडुला, है ना। और ये जो है धमनी है, जिससे कि शुद्ध या अशुद्ध रक्त बाहर होता है। ये आपका सिरा है, जिससे भी ऑक्सीजनित रक्त बाहर निकल अंदर प्रवेश करता है, या अशुद्ध रक्त कहिए। ये जो है क्या है, मूत्र वाहिनी है। क्या है बाबू, मूत्र वाहिनी है। और ये भी मूत्र वाहिनी है ना। ये भी धमनी है, ध्यान रखिएगा। ये सिरा है और ये मूत्र वाहिनी क्या होता है, मूत्राशय में जमा हो जाता है, वहां जाके खुलता है और मूत्राशय मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये है किडनी का, ये है वृक्क का संरचना। अब वृक्क का जो इकाई है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो नेफ्रॉन कहलाता है, उसके बारे में जरा सा जानेंगे, है ना। उसके विषय में जानेंगे कि प्रत्येक वृक्क में, हर एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आपसे ये पूछा जाएगा कि एक किडनी में कितना नेफ्रॉन होता है, कितना वृक्क नलिका होता है, कितना यूनिट उसका होता है। अब जैसे एक मकान बनाने में 10-20 हजार 50 हजार ईंट की आवश्यकता होती है ना, तो उसी प्रकार से एक किडनी के निर्माण में 10 लाख इकाई यानी 10 लाख नेफ्रॉन, 10 लाख वृक्क नलिका होती है। ये याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे है बाबू कि प्रत्येक नेफ्रॉन का आरंभ प्याले जैसी रचना से होती है, जिसे बोमेन संपुट कहते हैं, है ना। यह केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस नामक रक्त केशिकाओं के एक जाल को घेरता है। अभी हम लोग फिगर में देखेंगे। और बोमेन संपुट एवं ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से मैलपिगियन कोष कहते हैं। आइए जो भी बात हम लोग अभी देखे उसको हम लोग फिगर में देखते हैं और समझते हैं। ये देखिए जो फिगर है, ये फिगर नेफ्रॉन या वृक्क नलिका का है। यही यूनिट है, ये यूनिट है, इकाई है किसका, वृक्क का। और इस तरह का जो संरचना आप नेफ्रॉन का देख रहे हैं, इस तरह का 10 लाख नेफ्रॉन एक वृक्क में होता है, एक किडनी में होता है।
मनुष्य में कितना किडनी होता है? 2 होता है। तो 10 और 10 20 लाख होता है। और यही मुख्य रूप से इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है ना। तो नेफ्रॉन हम लोग अभी जो देखे 3 पॉइंट हम लोग देखे, उस तीनों पॉइंट को पहले समझते हैं कि ऊपर से ये प्रारंभ होता है और प्याले जैसी रचना होती है। इस प्याले जैसी रचना को क्या कहते हैं? बोमेन संपुट कहते हैं। अगर लिखा हुआ आपको छोटा दिखाई पड़ता है तो आप स्क्रीन पर जूम करके बड़ा करके देख सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पर जूम करके इसको बड़ा करके देखेंगे और स्पष्ट दिख जाएगा कि ये बोमेन संपुट है, जो प्याली जैसी रचना है। और इस रचना के अंतर्गत रक्त केशिकाओं का देखिए जाल है। इस जाल को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट ये दोनों मिला करके क्या कहलाता है? मैलपिगियन कोष कहलाता है। मैलपिगियन कोष कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? मैलपिगियन कोष कहलाता है। ये दोनों मिला करके, है ना। क्या क्या? बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस को मिला दीजिए, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला दीजिए, दोनों मिला करके मैलपिगियन कोष कहलाता है। अब देखिए इसका ऊपर धमनिका निकला हुआ है, जिसको कि अभिवाही धमनिका कहते हैं। अब आगे बढ़िए, इसी के बारे में हम लिखे हुए भी हैं, वहां भी हम लोग चलेंगे। जरा फिगर को देख ही लीजिए। बोमेन संपुट से ये जो निकलती है, ये जो देख रहे हैं, है ना, ये जो भाग है बाबू, जो एरो दिखा रहे हैं, ये है अवरोही चाप। क्या है? अवरोही चाप है। अवरोही चाप से आगे बढ़िए, आगे बढ़ते चले जाइए, इस तरह से आगे बढ़िए। और जब यहां आते हैं, ये जो चौड़ा भाग है ना, ये भाग आपका देखिए अधिरोही चाप कहलाता है। यहां था अवरोही चाप, ये हो गया अधिरोही चाप। अब अवरोही चाप और अधिरोही चाप के जो बीच का ये भाग देख रहे हैं, ये जो भाग दिख रहा है आपको, है ना, ये जो भाग दिख रहा है, ये कहलाता है हैनले का चाप। क्या कहलाता है बाबू? हैनले का चाप, है ना। अब देखिए कि अधिरोही चाप ये आगे बढ़ा, है ना, और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये कहलाता है संग्राहक नलिका, यानी संग्रह करने वाला नलिका। जो भी यहां से छन करके आगे बढ़ा, चाहे वो यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, अमोनिया हो, वो संग्राहक नलिका के माध्यम से इसमें चलाता है। इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? सामान्य संग्राहक नलिका। कहां चला जाता है? सामान्य संग्राहक नलिका में। और ये सामान्य जो संग्राहक नलिका है, ये कहां चला जाता है? मूत्र नलिका में। कहां चला जाता है? जुड़ जाता है मूत्र वाहिनी में। मूत्रवाहिनी के माध्यम से फिर ये कहां चला जाता है? मूत्राशय में। और मूत्राशय के माध्यम से मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। ये है नेफ्रॉन की संरचना। ये नेफ्रॉन यानी जो वृक्क का क्या है? यूनिट है, वृक्क की इकाई है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। और ये इकाई का यही काम है। और ये सिर्फ हम एक के विषय में पढ़े हैं। इस तरह की संरचना वृक्क में पूरे 10 लाख होता है। 2 वृक्क है तो दोनों में 10 लाख और 10 लाख, यानी कुल 20 लाख नेफ्रॉन दोनों किडनी में, दोनों वृक्क में पाई जाती है। इसी के बारे में जो अभी हम नीचे समझाए थे, इसी चीज को हमने लिख दिया ताकि आप जब नोटबुक में नोट करिए तो आपको कोई परेशानी ना हो, है ना।
कि वृक्क नलिका के काय में एक समीपस्थ यानी समीप का, एक दूरस्थ कुंडलित भाग होता है। समीपस्थ भाग जो निकट का भाग होता है वो नीचे आकर अवरोही चाप कहलाता है, बनाता है। फिर प्रांतस्थ भाग में जाकर अधिरोही चाप कहलाता है, जो अभी दोनों हम लोगों ने देखा। अवरोही चाप और अधिरोही चापों के बीच एक विशेष भाग होता है जिसको हैनले का चाप कहते हैं, जो पतला जैसा था, अभी फिगर में हम लोग देखे। अधिरोही चाप आगे की एक संग्राहक नलिका में खुलती है और संग्राहक नलिका में अनेक संग्राहक नलिकाओं के मिलने से सामान्य संग्राहक नली बनता है, जो अंत में क्या होता है, मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है। और मूत्रवाहिनी मूत्राशय में खुलता है और मूत्राशय मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से मूत्र को बाहर निकाल देता है। मूत्र में क्या होता है, मूत्र की क्या बनावट है, सारी बातों की चर्चा हम लोग आगे के क्लास में करेंगे, है ना। वृक्क का क्या कार्य है, फंक्शन ऑफ किडनी, किस प्रकार से यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया और जो व्यर्थ पदार्थ है, बेकार का जो पदार्थ है, किस प्रकार से वृक्क के द्वारा अलग होता है रक्त से, किस प्रकार से रक्त से अलग होकर के यूरिन का निर्माण होता है, पेशाब का निर्माण होता है। इन सारी बातों की जानकारी हम लोग आगे के क्लास में लेंगे। एक बार जो हम लोग ये देखें, फिर से एक बार इसको देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है बाबू, है ना। जरा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो देख रहे हैं एक प्लेट की संरचना जो है, प्लेट की तरह जो है, ये बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल है। इसके नीचे अंतस्थ भाग और जो दूरस्थ भाग बोले थे, निकटस्थ भाग बोले थे, ये अवरोही चाप है और दूसरा अधिरोही चाप है। इन दोनों चापों के बीच में हैनले का चाप है और ये फिर आगे बढ़कर के संग्राहक नलिका में खुलता है और बहुत सारा संग्राहक नलिका जब मिल करके सामान्य संग्राहक नली बनाता है और ये सामान्य संग्राहक नली मूत्रवाहिनी में खुलता है। मूत्रवाहिनी फिर मूत्राशय में और मूत्राशय से मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये आज के क्लास में हम लोग दो चीज पढ़े, एक वृक्क का आंतरिक संरचना, उसका जो बाहरी भाग है वो कॉर्टेक्स, अंदर का भाग मेडुला कहलाता है। वृक्क का जो यूनिट है वो नेफ्रॉन है या वृक्क नलिका है। इसकी संख्या 10 लाख होती है। इसकी संरचना के विषय में पढ़ा हम लोग, है ना। तो दो प्रश्न था, एक वृक्क का आंतरिक संरचना और दूसरा नेफ्रॉन की संरचना। आज का क्लास अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे, है ना। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।